एंड वेलकम बैक टू। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब और शर्मिला फारूकी साहब, और अब हमें ज्वाइन किया हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया लास्ट मिनट पे, बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने किया है, उस हवाले से भी जानना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्पेसिफिक टू शाह महमूद कुरैशी साहब के उनके साथ बैठे हैं और अभी ब्रेकिंग न्यूज़ हम देख रहे थे कि आपने वो न्यूक्लियर असासों वाली बात का शायद जिक्र किया और उनसे डिस्कस भी की, क्योंकि शाह साहब भी प्रोग्राम में मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप जरा अगर जरदारी साहब का मुख्तसरन बता सकें कि क्या मौक़िफ़ था ताकि शाह साहब कैन रिस्पॉन्ड। सना, वो अब मसला ये है कि इंटरव्यू जो है वो भी ऑन एयर नहीं हुआ, तो उससे पहले कंटेंट सारे के सारे तो आप यकीन नहीं, सारे के सारे नहीं, अगर आप ब्रीफली बताने चाहिए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मैंने उन्हें ये जरूर बात की है कि क्योंकि रेमंड डेविस के इशू पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, तो इसलिए आपने शायद इनको वजारत खारजा से हटाया, तो उस पर उनका जो जवाब था यकीनन वो नो में था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अब कुरैशी साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए थ्रेट हैं, तो जाहिर बात है इसका जवाब भी उन्होंने नो में दिया। लेकिन कोई बहुत ज्यादा सख्त बातें उन्होंने नहीं की शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, हालांकि कुरैशी साहब ने तो अल्लाह की कसम खा के ये बात कही थी। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने तो कोई सख्त बात नहीं कही, लेकिन आपने जो कहा आज भी आप उसी पर कायम रहे। जी मैं बिल्कुल कायम हूँ। मुझे देखिए, मुझे उनकी ज़ात से खुदा न खास्ता कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो उनके 2-3 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उनका मुताला कीजिए ना। पहली बात तो ये है, जब वो फरमाते हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक ऑप्शन वो फोरगो करने के लिए तैयार हैं, इससे मेरे नज़दीक जो हमारी पूरी हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है वो डिटेरेंस की, वो अंडरमाइन होती है। फिर दूसरी बात, वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमने अमेरिका को एक अंडरस्टैंडिंग दी कि हम उनकी सिविल न्यूक्लियर डील जो इंडो यूएस हो रही है उसकी हम मुखालफत नहीं करेंगे, और रियाज मोहम्मद खान उसके गवाह हैं। जब रियाज मोहम्मद खान से मैं ये पूछता हूँ तो वो साफ इनकार करते हैं, और रियाज मोहम्मद खान बहुत जिम्मेदार ऑफिसर, बहुत ही दयानतदार ऑफिसर हैं और सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो ये एक जब अपने ही अपना फॉरेन मिनिस्टर से कहा जाता है और उसकी बात में तस्दीक की जाती है उसकी नफ़ी में, तो आप ये देखें कि इससे एक बड़ा जो है एतमाद का फुकदान पैदा होता है। और फिर आपने देखा कि इन 2-3 इक़दामात के बाद, उनके स्टेटमेंट्स के बाद तरमीम की जाती है, और तरमीम करके नई लेजिस्लेशन लाई जाती है। पहले ऑर्डिनेंस लाया जाता है, फिर नई लेजिस्लेशन लाई जाती है, जिससे कि जो सदर का अख्तियार था वो मुंतकिल किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। जो नेशनल कमांड अथॉरिटी की चेयर थी वो अब चेयरमैनशिप सदर नहीं है और वो वज़ीर आज़म हैं। तो ये कई एक कड़ियाँ हैं जो जुड़ती हैं, और उसका आप अगर गौर से जायज़ा लें तो इन कंजंक्शन विद जो इन्होंने कहा स्टेटमेंट, जो इंडिया का कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है उसका मुताला करें, तो मैं समझता हूँ कि खासी गैर जिम्मेदाराना बात हुई, गैर जिम्मेदाराना बात हुई। ठीक है हामिद साहब, इफ यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस पर, लेकिन अगर आप नहीं जाते तो हम दूसरी बात कोई कर लेते हैं। देखें, वो उस पर मैंने भी जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा मुदल्लल किस्म का जवाब दिया है, तो मैंने भी यकीनन कन्फ्रंट तो किया उनके साथ। तो उनका वैसे जवाब तो यही था कि ये तो इख्तियार जो है ये कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं आपके साथ सिर्फ ये शेयर कर सकता हूँ कि जो कौमी इदारे तबाह हो गए हैं आज के दौर में, तो इस हवाले से एक पॉजिटिव काम जो इस इंटरव्यू के हवाले से हुआ है वो ये हुआ है कि जब मैंने उनसे कहा कि कुछ खबरें ऐसी हैं कि आपकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा इंडस एयरलाइंस जो है वो शुरू करने वाली हैं और इसलिए PIA को तबाह बर्बाद कर दिया गया, तो उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान ऑर्डर कर दिया डिफेंस मिनिस्टर को कि इंडस एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। तो शायद मेरा ख्याल है PIA के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। चलें, PIA के एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छी खबर है, कोई आवाम के लिए भी अच्छी खबर दी उन्होंने। अवाम के लिए अच्छी खबरें, फिर आप उस इंटरव्यू के लिए इंतजार करें। देखिए, अवाम के जहन में जितने भी सवालात थे वो जरदारी साहब के बारे में जितने भी उनके शिकवे शिकायत हैं, तो वो जिस तरह लोग जिस जुबान में वो बातें करते हैं, मैंने कोशिश की कि उसी जुबान में उनके सामने वो बातें रखी जाए, क्योंकि वो अगर सदर पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह हैं। तो उनको अपने जवाबदेह बनाने की कोशिश की है अपने प्रोग्राम के जरिए, और काफ़ी सख्त सवालात उनसे हुए हैं और उनके जवाब भी उन्होंने दिए हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब भी इस प्रोग्राम में आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो एक और जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि पहले तो जब हम उनसे बात करते थे तो वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे,
लेकिन आज जो हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ कबल वक्त इंतखाबात के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ। अक्टूबर 2012 में इलेक्शन के लिए मैं उन पर बात करने के लिए तैयार हूँ। तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छा ब्रेक थ्रू है। चलें जी, ब्रेक थ्रू आपके लिए ख्वाजा आसिफ साहब सुन रहे हैं आप। अक्टूबर 2012 में इलेक्शंस हो सकते हैं और उस पर कबल अज वक्त इलेक्शंस इस तरह से चाहते भी हैं नवाज शरीफ साहब, उस पर इसके लिए भी गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा जा सकता है, जरदारी साहब कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब की लाइन हमारे साथ है। ख्वाजा साहब आप हमारे साथ हैं मौजूद? मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब को यकीन नहीं आ रहा, इसलिए वो खामोश हो गए हैं। ख्वाजा साहब को यकीन नहीं आ रहा है या लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, शर्मिला भी अभी यही गुफ्तगू कर रही थी हामिद के अक्टूबर 2012 की जो कयास आराइयां हैं वो झूठ है, तो आप समझते हैं इस इंटरव्यू के तहत आपने ये तो जरूर एस्टैब्लिश करवा लिया है कि ये हो सकता है? देखिए, एक तो जो बात कल से मीडिया में आ रही है ना कि कल जो पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास था तो उसमें फरवरी 2012 में सेनेट के इलेक्शन करवाने के बारे में कोई फैसला हो गया। इस बात की उन्होंने तरदीद किया, उन्होंने कहा कि ये बात अंडर डिस्कशन नहीं आई। लेकिन जब फिर आगे चल के मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपोजिशन के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ बिफोर टाइम इलेक्शन पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हर मामले पे बात करने के लिए तैयार हूं, इंक्लूडिंग बिफोर टाइम इलेक्शन। तो ये उन्होंने हमादगी जाहिर की है। लेकिन वो जो फरवरी 2012 में सेनेट के इलेक्शन वाली बात है, ये वो कहते हैं कि कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में ये डिस्कस ही नहीं हुई। तो ख्वाजा साहब, आपने शायद अच्छी खबर नहीं सुनी। हामिद मीर साहब कह रहे थे कि शायद आपको इतनी खुशी हुई कि आपको खामोशी का शायद सख्ता भी हो गया। ये बताइएगा कि इस वक्त कह रहे हैं कि हर किस्म की गुफ्तगू के लिए, सिलसिला जोड़ने के लिए जरदारी साहब तैयार हैं नवाज शरीफ साहब से, इंक्लूडिंग होल्डिंग इलेक्शंस कबल अज वक्त, यानी कि अक्टूबर 2012 में। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि हमें जरदारी साहब की किसी बात पे एतबार करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो हमारा 3 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बाद जो है जरदारी साहब की किसी बात पर एतबार करना जो है उससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि एट द फैग एंड जो है इस किस्म की हमें गलती नहीं करनी चाहिए कि जरदारी साहब के ऊपर एतबार करना चाहिए। जो चीज़ें कुरान पे सेटल नहीं हो सकी वो अब ज़बानी कलामी किस तरह सेटल होंगी। आप देखें, ये पिछले 3-3.5 साल की जो हमें ताने मिलते हैं फ्रेंडली अपोजिशन के लिए, वो इसीलिए मिलते हैं कि हमने जरदारी साहब पे एतबार किया। अब मेरा ख्याल है इट विल बी सुसाइडल के जरदारी साहब की किसी बात पे भी, वो कुरान क्या ताज कंपनी भी सर पे रख लें तो फिर भी नहीं एतबार करना चाहिए। ठीक है हामिद साहब, ये तो एतबार नहीं करने के लिए तैयार, तो फिर आप क्या समझते हैं कि बैकअप प्लान काम आएगा? मैं तो अपने लीडरों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पे बिल्कुल एतबार न करें। ये हामिद मीर साहब दामन बन सकते हैं जरदारी साहब का, ये एतबार करेंगे उनका? देखिए सना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी से मेरा तो एक साफी वाला ताल्लुक है, लेकिन ख्वाजा साहब इससे इनकार नहीं कर सकते कि ख्वाजा साहब के उनके साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं। रात की पिछले पहर जरदारी हाउस में मीर साहब जरदारी हाउस के दोपहर में, रात की तन्हाइयों में इनके बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं, तो ये उनको ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर अब ये जो बात कर रहे हैं तो ये यकीनन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कर रहे हैं, इनका सियासी तजुर्बा है। ये जो भी बात कर रहे हैं इसकी ये राय रखने का इन्हें पूरा हक है, क्योंकि ये उनको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं अब इनकी बात की तरदीद तो नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये बिल्कुल हामिद मीर साहब ने मेरी बात दुरुस्त की है। जब वो जरदारी हाउस के मकीन थे उस वक्त वाकई मेरे उनके साथ जो है बड़े करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन उसके बाद जब से कसरे सदारत में जो है वो मुंतकिल हुए हैं तो रात के 2-2.5 बजे घंटा 2-2 घंटे मीर साहब की उनसे मुलाकात होती है और साथ उनकी जो है बातचीत होती है। अब मेरी जगह मीर साहब ने ले ली हुई है पिछले 3-3.5 साल से। मैं अब उनके करीबी मोतमिद साथियों में नहीं हूँ। अब मीर साहब जो है उनके एडवाइजर हैं। मेरा ख्याल है ये मीर साहब भी इसकी बात की तरदीद नहीं कर सकते। मीर साहब और ट्रांसपेरेंट आपकी कन्वर्सेशन का जो है पूरी किताब बनती है। उनका एडवाइजर नहीं ख्वाजा साहब, ओके लेट्स नॉट, ठीक है, ओके हाँ चलें ख्वाजा साहब, वो तो ख्वाजा साहब ये एक दूसरे के लिए ताने बर्दाश्त करते हैं। मैं आपके ताने बर्दाश्त करता हूँ, आप मेरे ताने बर्दाश्त करें। ये तो होता ही है। ठीक है, दोस्ती की कमाई तो यही होती है। अच्छा चले शाह महमूद कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं, एतबार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये किसके लिए बेहतर होगा? मुल्क के लिए बेहतर होगा, आवाम के लिए बेहतर होगा कि जल्द इलेक्शंस हो जाएं? क्या ये इस तरह से हों कि दोनों में मुफाहमत हो जाए दोबारा से? आप समझते हैं एतबार करना चाहिए? जरदारी साहब को आप भी जानते हैं, आप क्या कहेंगे?
देखिए सना, इस वक्त एतबार या एतमाद की बात नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मुल्क के मफाद में क्या है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह तर्ज हुक्मरानी की जा रही है, जिस तरह आपकी मईशत की हालत बिगड़ रही है, जिस तरह हुकूमत की साख न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क साख मुतासर हो चुकी है, जिस तरह एक महाजराई की कैफियत, एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रंट्रेशन की कैफियत उभरती हुई दिखाई दे रही है आपके बहुत से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों के साथ, मैं समझता हूं कि आपके पास चारा नहीं रहेगा। अगर आपने जमहूरियत को, और हम सब समझते हैं कि जमहूरियत को कायम दायम रहना चाहिए, हम सब डेमोक्रेटिक लोग हैं और हम डेमोक्रेसी से और आइन से बिल्कुल नहीं हटना चाहेंगे, तो आइनी और बावकार रास्ता यही है कि कबल वक्त इंतखाबात करवा दिए जाएं और लोगों के मजीद सब्र का इम्तिहान। देखिए, लोग सड़कों पर आ गए। आज लियारी में क्या हुआ है, पीपल्स पार्टी के अपने कारकुन एहतजाज कर रहे हैं और उन्हें बिलावल हाउस तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। ये शेलिंग हो रही है, टेयर गैसिंग हो रही है पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे, ऑपोजिशन के लोग नहीं है। वो 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और टेयर गैसिंग हुई है। ये अपनों पे हो रहा है। अब दीगर जमातें जो एहतजाज कर रही हैं वो आपके सामने है। तो मैं समझता हूं, मेरी ईमानदाराना राय ये है कि मुल्क के और जमहूरियत के मफाद में है इंतखाबात करवा दिए जाएं, फेयर फ्री इलेक्शन करवा दिए जाएं और आवाम को फैसला करने दिया जाए कि क्या होना चाहिए मुस्तकबिल। ठीक है, आवाम फैसला करेगी या कोई और फैसला करेगा। यहाँ पर ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेख वकास अकरम साहब विल जॉइन अस। हम बात करेंगे कि प्लान अगर नवाज शरीफ साहब नहीं गुफ्तगू करते जरदारी साहब से, तो बैकअप प्लान जरदारी साहब का क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।